वेलकम बैक बच्चों। आज हम बाइनोमियल के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कल हमने सीखा था कि किसी भी बाइनोमियल सीरीज़ का एक्सपेंशन कैसे करना है, उसका जनरल टर्म कैसे निकालना है और उसका मिड टर्म कैसे निकालना है। तो ये तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो बाइनोमियल का जनरल टर्म निकालने का है, जिसको हम TR+1 कहते हैं। TR+1 ये फार्मूला था NCR x⁻n−r और a⁻r। इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है और हम कह दें तो ये गलत नहीं होगा कि ये फार्मूला इस सीरीज़ का एक की पॉइंट है। आज हम इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में जानेंगे कि इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है। जैसा कि नाम से कंफर्म है इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट होगा तो किससे होगा, तो हम कहेंगे ये जो इसमें वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर x+y⁻10 है, तो ये इसमें x और y वेरिएबल है, इसका मतलब ये x और y से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1+x है, 1+x⁻n, तो इसका मतलब इसमें x वेरिएबल है और x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि x और y उस सीरीज में उस टर्म में नहीं होने चाहिए। तो इसके एक्सपेंशन में कुछ करते जाएं और ऐसा टर्म ढूंढ लें जिसमें x और y ना हो, वही टर्म हमारा इंडिपेंडेंट टर्म होता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा जनरल टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस होकर हम अपनी बात कहेंगे। जैसे फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 2/x की पावर 10 या 6, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा और इसी में हमें इंडिपेंडेंट टर्म ढूंढना होगा। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, जैसा कि हमें मालूम है x-2/x की पावर 6 है, तो इसके एक्सपेंशन में 7 टर्म्स होने चाहिए। तो 7 टर्म्स अगर होंगे तो सीधी सी बात हम इसका एक्सपेंशन लिखना चाहेंगे, तो एक्सपेंशन ना लिखना पड़े। पावर 6 है, अभी एक्सपेंशन लिखना आसान है, लेकिन अगर यही पावर 16 होती या पावर 26 होता या 56 होता तो शायद इसका एक्सपेंशन लिखना काफ़ी मुश्किल होता। तो अब हम इसका अगर एक्सपेंशन लिखने की ज़रूरत हमें ना पड़े तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं कि इसका इंडिपेंडेंट टर्म TR+1 = NCR x⁻n−r और a⁻r। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला टर्म x होता है और दूसरा टर्म हमारा a होता है, तो इसी में हम पहले टर्म को x और दूसरे टर्म को a मानते हुए n का वैल्यू 6 रखते हैं। तो यहाँ से आएगा 6CR x⁻6−r और a⁻r, यानी 2y x⁻r। यहाँ पर पहले प्लस कर देते हैं, जो कि पहले प्लस वाला केस देखते हैं, इसके बाद हम माइनस वाला केस देखते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा 6CR x⁻6−r 2⁻r इंटू ये x⁻r नीचे होगा, लेकिन अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x⁻−r रहेगा। यहाँ पर x⁻6−r है, यहाँ पर x⁻−r है, इसका मतलब ये दोनों सेम टर्म है, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो 6CR x⁻6−2r इंटू 2⁻r ऐसा लिखा जा सकता है। यहीं पर थोड़ा सा हमें सचेत होना है कि हमने जब कहा है कि इंडिपेंडेंट टर्म का होना चाहिए, इसका मतलब इसमें ये x का टर्म नहीं होना चाहिए। x का टर्म कब नहीं होगा
कि वो r का सुइटेबल वैल्यू रखा जाए जिसकी वजह से इसकी पावर में 0 आ जाए। यानी 6 माइनस 2r को हम 0 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से r का वैल्यू 3 होना चाहिए और यहाँ पर r का वैल्यू अगर 3 रख दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा और 6 माइनस 6 यानी r हमारा हट जाएगा। तो यहाँ से अगर कहते हैं कि इंडिपेंडेंट टर्म, तो हम कहेंगे 6c3 एंड 2 की पावर, यहाँ पर r रखेंगे तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। यही हमारा इंडिपेंडेंट टर्म होगा। अगर हम इसको डिटेल से निकालें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें कुछ मिल सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 6c3 एंड 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो हमारा 8 हो जाता है, इंटू 6c3 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल नीचे तो आया 6, यहाँ से 20 आएगा, 20 इंटू 8 160 इसका आंसर होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट टर्म एक आसान सा नंबर है, एक आसानी से निकाला जाने वाला नंबर है। सपोर्ट हमारे पास होना चाहिए TR+1 का। अगर TR+1 टर्म्स का फार्मूला है, जनरल टर्म का फार्मूला हमारे पास है, तो हम इंडिपेंडेंट टर्म निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे x² प्लस माइनस 3/x² होल पावर 10, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म। n का वैल्यू 10, यहाँ पर ये x है, ये a है, यानी x की जगह हमारा x² है और a की जगह 3/x²। ये चीज हम अच्छे से याद रखेंगे कि अगर अंदर माइनस है तो -1 की पावर r का रोल भी होता है। वजह यह है कि जब हम TR+1 लिखते हैं तो फार्मूला तो हमारा NCR x की पावर n-r और a की पावर r होता है, लेकिन जब माइनस होता है तो इसके एक्सपेंशन में जैसा कि आप जानते हैं कि अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म होते हैं तो यहाँ पर हम -1 की पावर r और लगा देते हैं। ये टर्म ये बता देता है कि कौन सा टर्म पॉजिटिव और कौन सा टर्म नेगेटिव होता है। ये तभी लगाते हैं जब अंदर हमारा माइनस होता है। प्लस वाले में आपको इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन माइनस अगर अंदर है तो इसका लगाना जरूरी है। यही से TR+1 इक्वल टू -1 की पावर r। अभी r का वैल्यू हमारे पास नहीं है, n का वैल्यू 10 है, c r है, x की जगह हमारा x² है, होल पावर 10 - r है, a की जगह हमारा 3/x² है और इसकी पावर में r है। सॉल्व करते हैं। -1 की पावर r 10cr, x की पावर 20 - 2r, यहाँ पर कहेंगे 3 की पावर r अपॉन x की पावर 2r। जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएंगे आएगा -1 की पावर r 10cr, x की पावर 20 माइनस ये 2r ऊपर था, ये भी ऊपर जाएगा तो -2r हो जाएगा, तो 4r इंटू 3 की पावर। ये टर्म नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट में। इसका मतलब है 20 - 4r को 0 होना चाहिए। यहाँ से r का वैल्यू 5 आएगा। यही r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो -1 की पावर 5 10c5 ये 0 हो जाएगा और 3 की पावर 5। इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया -10c5 और 3 की पावर 5 का वैल्यू 243। कैलकुलेट कर लेना
5 टाइम्स। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये जनरल टर्म है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, यहाँ से हम इसको काटेंगे इंटू 243, ये होना चाहिए। इसी को कैलकुलेट कर लें, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही हमारा टोटल सोल्यूशन होगा। तो 6 × 7 90, 20 × 42 × 243, इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। इवन आप यहाँ भी इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। इस नंबर को भी हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर अंदर माइनस है तो हम इसका इंडिपेंडेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़े से और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा कि हम एनसीआर के बारे में जानते थे। एनसीआर फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इसी से रिलेटेड हम जानते थे जनरल टर्म। TR+1, इसको हम कर देते थे NCR x to the power n minus r and e to the power r। इसको अगर हम ये वैल्यू रख दें, यानी TR+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस r e to the power r। ये किसमें था 1 plus x in the expansion of 1 plus x की पावर n। अगर n माइनस r को हम थोड़ी देर के लिए s मान लें तो n इक्वल टू r प्लस s होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाएगा TR+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और यहाँ पर s फैक्टोरियल, x टू द पावर s फैक्टोरियल और a टू द पावर r। ऐसा यानी यही जो फार्मूला है हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका हमें फायदा क्या होने वाला है वो हम लोग आज देखते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y टू द पावर 12। अगर इसमें हमें इस टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ n का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या n फैक्टोरियल यानी TR+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मीन्स 12 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल और x की पावर s एंड y की पावर r। हमें इसका कोएफिशिएंट चाहिए। यहाँ पर s को x की पावर 5 बनाने के लिए यहाँ s का वैल्यू हम 5 रख दें, s इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 7 अगर रख दिया जाए तो ये जो टर्म होगा वो ऐसा बन जाएगा। तो रख देते हैं। यहाँ हम
कहेंगे 12 फैक्टोरियल बाई s की जगह 5 फैक्टोरियल इंटू r की जगह 7 फैक्टोरियल x की पावर 5 y की पावर 7। तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो ये टर्म होना चाहिए। और इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। यहाँ से हम इसको काटते हैं, ये 120 होगा तो हम इसको लिखते हैं 12 10 120 और हमारे पास वैल्यू बचता है 11 इंटू 9 इंटू 8 यानी 11 इंटू 7। इसी को सॉल्व कर लें, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बड़ा रोल होता है और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y बाई 3 की पावर कुछ भी कहते हैं 6। तो यहाँ पर थोड़ा कम कर दें, 4 कर दें, देखते हैं क्या है। फार्मूला क्या करते हैं, इसको 9 कर देते हैं। TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस r a टू द पावर r या y टू द पावर r, यहाँ पर y है तो y टू द पावर r। इसका एक्सपेंशन हमारा n फैक्टोरियल y r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल x टू द पावर s y टू द पावर r। n की जगह 9 फैक्टोरियल है, हम 9 रखेंगे। r की जगह r फैक्टोरियल अभी और अभी s फैक्टोरियल x की पावर s एंड y की पावर r। यहाँ से कंपेयर करते हैं, s की जगह 5 होना चाहिए और y की जगह r होना चाहिए। यानी s इक्वल टू हमारा 5 हो और r इक्वल टू अगर 4 है तो हमारा ये जो कोफिशिएंट होगा वो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू रख देते हैं n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल x की पावर 5 एंड y की पावर 4। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आना चाहिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको काट देंगे, ये 24 होगा तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 24। 6 4 जा 4 2 जा 9 इंटू 2 इंटू 7। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 126 होना चाहिए। आते हैं इंडिपेंडेंट टर्म के कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 6। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द फार्मूला वही TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। n की जगह वहाँ से 6 रखेंगे, 6 CR x टू द पावर 6 माइनस r
a टू द पावर r। x की जगह x स्क्वायर है तो 6cr x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r 1/x क्यूब की पावर r। 6cr x टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 2r इंटू एक्स की पावर ये ऊपर ले जाएंगे तो 18 आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं बेस हमारे सेम है, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे 6cr x टू द पावर 12 माइनस इसको हम a टू द पावर r तो ये -3 आ गया। बेस सेम है, पावर प्लस कर लेंगे तो 12 माइनस 5r होगा। इसको नहीं होना चाहिए, मीन्स पावर 0 होनी चाहिए। तो 12 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5r इक्वल टू 12 या r इक्वल टू 12/5। ये r का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके एक्सपेंशन में कोई भी टर्म हमारा इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होगा। इंडिपेंडेंट टर्म होने के लिए r का एक इंटीजर आना जरूरी है, r का नेचुरल नंबर आना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे नंबर r के आते हैं तो वो टर्म उस सीरीज में होगा। अदरवाइज हम इसका एक्सपेंशन पूरा कर लें, हमें कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट टर्म नहीं मिलेगा। ये पहचान है कि अगर r फ्रैक्शन में आता है, r पॉइंट में आता है, r नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि वो टर्म उस सीरीज में है ही नहीं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of x plus a की पावर n। x plus a की पावर n में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट टर्म होता क्या है, इसके एक्सपेंशन में जिस टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है वही टर्म हमारा ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे बड़े कोफिशिएंट की बात हम जब करते हैं तो इसका हम पूरा एक्सपेंशन करेंगे, सबसे बड़ा कोफिशिएंट निकालेंगे और उस बड़े कोफिशिएंट को हम सॉल्व करेंगे। या न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसका आएगा वही उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो x प्लस a की पावर n में n हो सकता है बहुत बड़ा हो, 100 हो, 50 हो, तो हम पूरा एक्सपेंशन नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि इसका सबसे पहले tr प्लस 1/tr, इसका फार्मूला होता है n माइनस r प्लस 1/r इंटू a बाई एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो या तो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा टर्म नहीं होगा ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया कि यहाँ x पावर 11 या x की पावर 12, तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए यानी इसको एक्सपेंड करें 13 टर्म मिलेंगे और 13 टर्म मिलने पर जो जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो यहीं पर हम वैल्यू पुट करते हैं 12 माइनस r प्लस 1/r a बाई एक्स। यहाँ पर ये भी दिया होगा कि x का वैल्यू क्या है और a का वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ मेंशन होगा पहले से ही। तो यहीं पर हम लिख देते हैं 13 माइनस r बाई r इंटू a की जगह 1 रखते हैं और x की जगह 1/2 रखते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r आएगा 13 माइनस r बाई r इंटू 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करें तो 16 माइनस 2r ग्रेटर आर इक्वल टू r। इस r को ट्रांसफर करें तो आएगा 26 ग्रेटर आर इक्वल टू 3r, यानी 3r लेस आर इक्वल टू 26, r लेस आर इक्वल टू 26/3।
इसका वैल्यू हम देखेंगे तो 3 8 एंड 2/3 यानी r का वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में मिलता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढूंढना है। जब भी कभी r का वैल्यू फ्रैक्शन में हो, जब भी कभी r का वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो उस कंडीशन पर ये टर्म और इसके जस्ट आगे वाला टर्म यानी दो टर्म हमारे अगर r हमारा फ्रैक्शन में है तो जो ये वैल्यू आया है इसका मतलब है 8वें टर्म के बाद वाला टर्म, तो हम कहेंगे इसका 9th टर्म ग्रेटेस्ट होगा। 9th टर्म ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन अगर r का वैल्यू कंप्लीट आ जाए, केवल 8 आ जाता, केवल 7 आ जाता, केवल 6 आ जाता, तो ऐसे टर्म में हमारे पास दो ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं। और कौन कौन से? tr+1 और tr, tr+1 और tr। ये कब? जब r का वैल्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाए, तो उस कंडीशन पर r के दो ग्रेटेस्ट वैल्यूज होंगी, ये एक tr+1 एंड tr। तो यहाँ पर r का वैल्यू फ्रैक्शन में आया है, इसका मतलब इसका सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होगा और वो भी tr+1 होगा, मीन्स 9th टर्म हमें ग्रेटेस्ट मिलेगा। अब 9th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हम अपना tr+1 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 9th टर्म अगर निकालना है तो हम लिखेंगे t8+1, इसको लिखेंगे 12ca x की पावर 12 माइनस a की पावर 8। इसी को सॉल्व करें, 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 a की पावर 8। इसी को सॉल्व करें, 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 a की पावर 8। सॉल्व कर लें, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल x की पावर 4 a की पावर 8। यहाँ से इसको हम काट देंगे, इसका वैल्यू 24 होगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 24 x की पावर 4 a की पावर 8। हम इसको 1 जा 2 जा 1 जा 5, तो यहाँ पर कहेंगे 45 इंटू 11, इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 49। यानी ये सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगा जिसमें ये वेरिएबल होंगे और उसका जो नंबर आएगा 495 आएगा। तो कोफिशिएंट के नाम पे हम 495 लेंगे और उसका जो वेरिएबल होगा वो 9th टर्म हमारा होगा। शुरुआत से अगर हम 9th टर्म की बात करेंगे तो वो टर्म हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। यद्यपि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले एक्सपेंशन की बात कही गई है, एक्सपेंशन के बाद जनरल टर्म की बात कही गई है, जनरल टर्म के बाद हमारे मिड टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म। इतना ही उसमें बताया गया है। कुछ इसके शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में ना होने की वजह से हम उनका डिस्कशन नहीं करना चाहते। जैसे कि बायनोमियल थ्योरम बाय एनी इंडेक्स, यानी x की पावर n में अगर ये n फ्रैक्शन में हो या n नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन पर इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, और बाकी सारी चीज़ें वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं।